तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का पाँच सनशाइन क्लास से 563 में। मैं एक बार फिर आप लोगों का कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड जो इतिहास आपका प्राचीन भारत का इतिहास आपका जो पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय उसका जो मैं इकाई 1 लाया हूँ यानी अध्याय फर्स्ट लाया हूँ। ये इसका आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। दूसरे पार्ट में हमने जो उसकी कृषि एवं आवासीय संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिकों को भी हमने पढ़ा था जो बोर्ड में एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको भी हमने एक नज़र डाला था। साथ ही साथ जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट प्रश्न जो बन सकते हैं इन पे भी हमने कुछ परिभाषाएं और कुछ शब्द हमने नोट किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे का जो कंटेंट उसको देखते हैं। हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे आपकी बोर्ड की तैयारी में कुछ मदद मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला हुआ है। यदि आप कमेंट में इसका कुछ भी प्रश्न पूछेंगे जो ना समझ में आए तो मैं उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर लोगों को पर्सनल गाइडेंस अपने इस यूट्यूब के वीडियो जो होते हैं उसका जो गाइडेंस कुछ भी ना समझ में आया हो या किसी भी प्रकार का पेपर से रिलेटेड जो डाउट रहता है मैं कमेंट बॉक्स में ही दूर कर देता हूँ या उस डाउट को अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने ये सभी चीज़ों का हमने हड़प्पा सभ्यता का आरंभ पढ़ लिया था, निर्वाह के तरीके भी पढ़ लिए थे। हमने इसके साथ साथ क्या जो उनकी कृषि प्रौद्योगिकी थे इसके भी हमने चीज़ों को पढ़ा था। इन सभी चीज़ों को हमने क्या मोहनजोदड़ो का भी हमने आवास की संरचना को भी हमने देख लिया था। ठीक है दोस्तों, नालों का निर्माण इस संरचना को भी हमने देखा था, दुर्गों को बारे में ही पढ़ा था। यानी ओवरऑल हमने हमने पिछले पार्ट में इन सभी चीज़ों को हमने क्रमशः पढ़ लिया था। अब देर ना करते हुए दोस्तों हम मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग है इसकी संरचना को हम पढ़ते हैं, क्या कि दुर्ग की संरचना कैसी थी। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो आपका लॉन्ग प्रश्न होगा, लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा और जो वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा, जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये प्रश्न जो है फैक्चुअल नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे। यानी आपके समझ होंगे कि आपने चैप्टर को क्या पढ़ा है, क्या चीज़ों को समझा है। इसलिए लॉन्ग और वेरी लॉन्ग जो आपके प्रश्न 150 शब्द और 250 शब्द में लिखने के लिए जो भी प्रश्न के उत्तर लिखने रहेंगे आपको, इसमें कोई डाटा उतना नहीं देना रहता है, या हम ये कह लें कि परिभाषित वाले प्रश्न नहीं होते कि ये क्या है, क्यों है, इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं। आपको परिभाषा नहीं पूछता है, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछता है। यदि आपने चीज़ों को पढ़ा है तो आप उसको अपने मन से एक अच्छे तरीके आंसर को फॉर्मेट ढंग से आप लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको विषय की एकदम जानकारी हो, चीज़ों को एकदम समझ में हो, आपने एक-एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ा है, ताकि उसके बारे में यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं बनते हैं पेपर में यूपी बोर्ड में, तो आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो हम पढ़ाई करते हुए अपनी इस रणनीति को लेकर चलेंगे। इसमें हम जो यूपी बोर्ड के जितने भी पिछले प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रश्न का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है कि किस पैटर्न पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस तरह से हम पढ़ाई को पढ़ेंगे। उस तरह हम इस लेक्चर को लीड करेंगे, नेतृत्व करते हुए चलेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का पैटर्न अपना अपना है, अलग है। तो सभी प्रश्नों के लिए एक जैसी पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम दुर्ग के बारे में 3.3 या फिर दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मैं पहले पढ़ लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या
बता रहा है कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं, यानी जितने भी दुर्ग होते हैं उन पे ऐसे संरचनाओं यानी आकृतिक ऐसे बनावटों के साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कहने का क्या मतलब है, ये बता रहे इसमें कि जो दुर्ग इनके होते थे, ये मैप दिखा दूं, ये जो दुर्ग होता था, ये देखिए दुर्ग जो होता था, इस दुर्ग पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली, ऐसी कुछ आकृतियां मिली है जिनका कुछ सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रोग्राम के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी कुछ फेस्टिवल रहे होंगे, जैसे भारत में आप 15 अगस्त 26 जनवरी दे सकते हैं, या हमारे कुछ फेस्टिवल हैं जो धार्मिक फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं धार्मिक त्यौहार हैं अलग अलग धर्मों का, तो लोग इसको बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय भी पब्लिक सार्वजनिक, ये बता रहा है कि उस समय भी दुर्ग पर कुछ ऐसे संकेत मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे दुर्ग पर यह पता चलता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए यानी पब्लिक यूज के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, पब्लिक कार्यक्रम के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो जाहिर बात उस समय कोई फंक्शन समारोह इत्यादि कुछ हुआ करता होगा, उनके प्रशासन में, उनके अर्थव्यवस्था में, उनकी संस्कृति में, उनके रीति रिवाज में जो भी चीज़ें हों होता होगा। ठीक है, देखिए इनमें से एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। उसके साथ देखते हैं सार्वजनिक प्रयोजनों में यहाँ पे एक माल गोदाम देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये पता है जो दुर्ग है वहाँ पे क्या है, सार्वजनिक प्रयोग के लिए भी यहाँ पे एक माल गोदाम का उदाहरण इसमें दिया गया है। क्योंकि सार्वजनिक, क्योंकि माल गोदाम होता है, लोग अपने अनाजों को स्टोर करने के लिए, बफर स्टॉक करने के लिए इनका एक तौर पे प्रयोग करते थे। तो ये बताया जा रहा है कि उस दुर्ग में बहुत सा ऐसे सार्वजनिक स्थल मिले हैं जो जनता के लिए बनाया गया था, जैसे माल गोदाम जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष बाकी हैं। ये क्या होता है, जो एक ईंटों से बने हुए एक माल गोदाम थे जो कि इतने सालों में क्या हुआ, नष्ट हो गए, धीरे धीरे समय क्या होने के साथ ये नष्ट हो जाए। जिनके नीचे की जो नीचे वाली जो संरचना है ना, मात्र केवल यही बच पाई है, ईंट बच पाए, ऊपर जो संरचना है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ठीक है, जबकि ऊपरी हिस्से से जो समतल लकड़ी के से बने थे वो बहुत पहले नष्ट हो चुके थे, यानी ऊपरा हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा था ये वाला हिस्सा, ये लकड़ी के बने होते, जबकि नीचे ये पक्की ईंटों से होते। तो पक्की वाली ईंटें जो थे वो उसकी संरचना लगभग हमारी बची हुई है, जबकि जो लकड़ी के बनी हुई जो संरचना थी ये क्या पूरी तरह से क्या समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, समाप्त हो गए, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है, और सार्वजनिक क्षेत्रों में एक सबसे बड़ा आप देखने को मिलता है स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था, आप यहाँ आसान भाषा में आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में बहुत ज़्यादा ऐसे सार्वजनिक प्रयोग के लिए कुछ स्थल पाए गए, उनके साक्ष्य मिले हैं, जैसे अनाज रखने के लिए माल गोदाम तथा सामूहिक स्नानागार या घाट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रहा है, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। यानी बता रहा है कि विशाल स्नानागार आंगन से बना है एक आयताकार जलाशय, यानी एक आयताकार इस तरह का एक क्या जलाशय है, वर्ग ने आयताकार इस जैसे क्या एक जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे यानी इस तरह पट्टी से क्या घिरा हुआ है, गलियारे से घिरा हुआ है। और जलाशय के तल तक जाने के लिए, और जो जलाशय है यानी उसके अंदर जाने के लिए, उसके तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनाई गई, यानी जलाशय में उतरने के लिए आपको सबको तालाब तो मालूम होगा, समझ लो वही, यानी कि इसके दक्षिण और उत्तर में कुछ इस तरह से क्या सीढ़ियां बनाई गई हैं, इस तरह से क्या सीढ़ियां बनाए गए हैं, इस तरह से। मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए उत्तर ही है, मान लीजिए दक्षिण, हालांकि उत्तर हम हमेशा इस इधर मानते उत्तर, मैं उत्तर आप इसको मान लीजिए। ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, ऐसा देखिए, ऐसा था, आप देख ले, ये उत्तर दक्षिणी इस तरह से हो गया, सीढ़ियाँ बना हुआ, और ये देखिए ये दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो सीढ़ियाँ बने हुए थे। ये इसलिए मैं इतनी बारीकी से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी अगर लॉन्ग प्रश्न मिल जाए, देखिए लॉन्ग प्रश्न मिल जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकें। जैसे मान लीजिए पेपर में पूछ दिया कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो काल के
कुछ भी नाम प्रयोग करके यदि प्रश्न पूछ दिया, उसकी भवन संरचना के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ना कि इनकी जो संरचना 2 भागों में बटे हुए थे, एक निचला शहर, एक ऊपरा शहर, दुर्ग था, निचला शहर था। जो दुर्ग था उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र पाए गए, सच पाए गए जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता थे, जैसे माल गोदाम, जैसे जलाशय। जलाशय की संरचना इस तरह की थी, जिससे पता चलता था कि सार्वजनिक प्रयोग के लिए या सार्वजनिक हितों के उपयोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो लॉन्ग प्रश्न को आप इस तरह से आप खुद लिख सकते हैं, बस चीज़ों को बस समझ होनी चाहिए। इसमें परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछेगा। परिभाषा जो पूछेगा वो आपका 4 और 2 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है। कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं, पुरातात्विक विभाग से आप क्या समझते हैं, इस तरह के 2 और 4 नंबर में पूछा जाएगा। और ये जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके हो सकता है 8 नंबर में पूछा जाता है इतने बड़े प्रश्न में, और लगभग 250 शब्द आपको लिखना पड़ेगा वेरी लॉन्ग में, और लॉन्ग में 150 शब्द। तो इसके लिए आप चीज़ों को समझें, और इसके लिए जरूरी है कि आप बारीक से चीज़ों को पढ़ें। अब और आगे देखिए, जलाशय के किनारे ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के, यह दे रहा था कि जलाशयों के किनारे ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था। यानी जलाशयों के, जैसे जलाशय मान लीजिए, आप ऐसा समझिए, ये संरचना अब इस तरीके से समझिए। मान लीजिए जलाशय है, तो जलाशय क्या क्या था, इसको जमाकर, जिप्सम को जमाकर, इसके जो दीवार थी, इस तरह की मान लीजिए जो दीवारें थी, इनके बीच में जो भी गैप था उसको क्या क्या था, इस वाले गैप को क्या, इसको भरा गया था, ताकि पानी क्या बाहर ना जाए, बाहर ना लीकेज ना हो। आप समझ लीजिए, लीकेज, इसके लिए इस तरह की संरचना बनाई थी। आप सोच सकते हैं उस दौर में, आज से 4500 साल पहले इनको क्या टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान था, टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान था। क्यों टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान था इन लोगों का, क्योंकि जब ये सभ्यता नष्ट हुई तो इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक ये टेक्नोलॉजी भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में रही नहीं, फिर वापस इस टेक्नोलॉजी को पाने में 1000-2000 साल लग गए। अब बताइए, जलबंद किया गया था। अब आगे देखिए, जलबंद किया गया था, इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे, इसके तीनों और क्या कक्ष बने थे, जैसे मान लीजिए जलाशय है, ये जलाशय है, इसके तीनों इधर इधर और इधर कक्ष बने हुए थे। कक्ष बन, जिसमें एक बड़ा कुआं था, जिसमें एक बड़ा कुआं था, इसमें एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। यानी आप इसकी संरचना इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और जलाशय से जो पानी था क्या था, कहाँ जाता था, नाले में जाता था। यानी जलाशय का पानी हमेशा समय से साफ सफाई के लिए इसको खाली किया जाता था और एक नाले में जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। ये बता रहा है, इस मान लीजिए संरचना है आपकी, ये संरचना है, तो ये बता रहा है कि इसके उत्तर में एक गली, मान लीजिए उत्तर में एक गली है, इस तरह गली है, गली के दूसरी ओर एक अपेक्षा की छोटी संरचना थी। एक अपेक्षा की क्या है, दूसरी ओर जो थे छोटे ऐसे संरचना थी, जिसमें क्या 8 स्नानागार बनाए गए थे, 8 स्नानागार बनाए गए थे। यहाँ पे फोटो आपका होगा, मैं दिखाना चाहूंगा, आप इधर देख सकते हैं, फोटो है क्या इनका, जी नहीं, फोटो तो नहीं है इनका, फोटो दोस्तों तो नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह जलाशय होते थे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अपेक्षाकृत छोटी होती संरचना, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 घर स्नान घर बनाए, एक गलियारा, यानी जो चारों ओर था ना, इस गलियारे ने गैलरी टाइप का, एक गलियारे के दोनों ओर इधर और इधर क्या थे, 4-4 इस तरह के कमरे बनाए हुए थे, इस तरह के कमरे बनाए थे, इधर इस तरह के ऐसे कमरे बनाए थे। ये कमरे किस लिए बनाए गए थे, आप सोच सकते हो, बनाए प्रत्येक स्नानागार से नालियों गलियारों के साथ साथ बने थे। प्रत्येक स्नानागार नालियों के गलियारे के साथ बने हुए थे, एक नाले में मिलती थी। इस संरचना को अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का संकेत मिलता है, इस बात का संकेत इस
विशेष संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी इसका ये प्रमाण मिलता है कि ये किसी प्रकार के धार्मिक कार्य जब करते थे तो विशेष रूप से इसका क्या प्रयोग करते थे, क्योंकि इनकी जलाशय संरचना कैसी थी, आप संरचना समझे। ये जलाशय था, इधर जो थे आपकी सीढ़ियाँ थी इधर, फिर उसके बाद चारों गलियारे से घिरा हुआ था कुछ इस तरीके से। इसको काट दो, छोटा करके बताओ। कोई इनकी संरचना इस तरीके से, ये स्नानागार था, ये सीढ़ियाँ थी उत्तर और दक्षिण से, इससे चारों गलियारे थे, दोनों गलियारे के दोनों इधर क्या चार चार कमरे उधर बने हुए थे, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह चार चार कमरे बने हुए थे और यहाँ कमरे बने हुए थे। इसके साथ साथ 3 दिशाओं इधर इधर एक बड़ा स्नानागार होता था जिसमें कुएं भी होते थे, आप देख सकते हैं। इस तरह की संरचना थी। अब यहाँ देखिए क्या प्रश्न पूछे, क्या दूर पर मालगोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचना भी हैं? हाँ, हो सकती होगी। हम कल्पना कर सकते हैं कि हो सकती हो। जब स्नानागार मिले, मालगोदाम मिले, जैसे आपने मालगोदाम की संरचना पढ़ी कि मालगोदाम ऊपर की छत लकड़ी का होता तो नष्ट हो गया। क्या पता ऐसी बहुत सारी संरचना हो जो लकड़ी का हो या किसी अन्य धातु से हो, सामान्यतः मिट्टी को हो, नष्ट हो गए हो, हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम जो भी कल्पना करते हैं वो परमाणु अवशेषों के आधार पर ही करते हैं। यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो के कौन कौन वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछेगा बोर्ड में, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। दिया मोहनजोदड़ो के कौन कौन से वास्तुकला संबंधित, वास्तुकला यानी भवन आर्किटेक्ट, ठीक है, यानी कि जो भवन घर निर्माण की क्या कला रही, संबंधी लक्षण नियोजन की, वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन के संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो क्या मिलता है आप देख सकते हैं। आप इसका लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो 2 बस्तियों में बटा हुआ था। ऊपरी भाग और ऊपर और नीचे, ऊपरी शहर निचले बस्ती, आप ऐसा लिख सकते हैं। मैं लिख बता देता हूँ, देखिए आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो 2 बस्तियों में बटा हुआ था। एक ऊपरी शहर, निचला शहर, या बस्ती कर सकते, ऊपरी बस्ती निचली बस्ती। ऊपरी बस्ती को समांतर लोगों ने, हमारे पुरातात्विकों ने इसे दुर्ग कहा, जबकि निचली बस्तियों को निचला शहर कहा। ये दोनों ऊपरा जो दुर्ग होता था, आप लिख सकते हो कि जो ऊपरा दुर्ग होता था ये क्या, ये चारों ओर से पक्की ईंटों से घिरा होता था तथा कच्ची ईंटों की संरचना पर एक चबूतरे पर यह दुर्ग बना होता था। इसके बाद एक बड़ी सी दीवार नुमा संरचना से इन दोनों का घिरा जाता था, इन दोनों को क्या इस तरह से घिरा जाता था। समांतर जो निचला शहर था, इस निचले शहर इस बस्ती में जो भी घर के लंबाई चौड़ाई समान पाए गए, घर समांतर छोटे हैं लेकिन 2 महलिए पाए गए हैं। प्रत्येक घर में लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, ये लिख सकते हैं। अब दुर्ग के बारे में क्या लिख सकते हैं कि दुर्ग इस बस्ती से ऊपर था और चबूतरे बना हुआ था। साथ साथ ये क्या, इसको निचले शहर से अलग करने के लिए क्या घेराव किया गया था। इसके साथ क्या लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के जो दुर्ग था, मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था, इस दुर्ग में सार्वजनिक प्रयोग के कुछ हम साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मालगोदाम मिला, स्नानागार मिला। स्नानागार की संरचना के बारे में बता सकते हैं, मालगोदाम की संरचना के बारे में बता सकते हैं, और लिख सकते हैं ये वास्तुकला अपने पहले वाली सभ्यताओं से और अपने आने वाली सभ्यताओं से ये बिल्कुल ही अलग है, और ये बिल्कुल ही वास्तुकला में अलग है। और ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो कि क्या अपने वास्तुकला संबंधी नियोजन में अपने आप में ही अद्भुत एक बेहतरीन सभ्यता एक संस्कृति रही है, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई चीज ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। उसका मैं आपको क्या जवाब दूंगा। तो देर ना करते हुए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, अवलोकन यानी देखना सही गलत क्या है उस चीजों को, अवलोकन हमें एक नजर देखेंगे। अब ये सामाजिक विभिन्नता क्या है, जैसे वर्तमान में अगर भारत के संदर्भ ले सकते, भारत में भाषाओं के आधार पर बहुत भिन्नता है। भाषा के आधार पे अब देख सकते हैं भारत में हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सिंधी, उड़िया, ऐसी न जाने कितनी सारी भाषाएं हैं। इन भाषाओं का क्या आपको विविधता देख सकता है, धर्म का देखने को मिलता है, जाति को देखने देता है, रंग को आपको देखने को मिलता है। तो भारत में क्या सामाजिक विभिन्नता है ना, भाषा को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, रंग को लेकर, ऐसी न जाने बहुत से विभिन्नताओं से भरा हुआ है भारत। तो क्या उस समय भी कुछ ऐसी विभिन्नताएं थी, इसको जानने के लिए हम इसको देखते हैं, ताकि उसको समाज को, उसकी संरचना को अधिक से समझ सके। तो पहला क्या है, 4.1 सावधान। सावधान यानी अंतिम संस्क्रिया की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। अंतिम संस्कृति की जो प्रक्रिया, अब इसके क्या है, जैसे वर्तमान में जो हिंदू लोग हैं, आप देख सकते हैं ब्राह्मणों की जो सावधान यानी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, एवं जो उसे जो छोटी जाति के लोग, उनके अंतर होता है। अब देखने को आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा जरूर, ये आपको भी मालूम है। ठीक है, तो उस तरह भी क्या सावधान प्रक्रिया में कुछ अंतर होता था? हाँ, अंतर होता था। क्या होता था, आइए अब देखिए। यह दिया है, पुरातात्विक ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोग के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। समानतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं विधियों में से एक सावधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान को परिभाषित करने के लिए, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए अच्छे ढंग से इन्होंने क्या, मिस्र को, पिरामिड वाली जो उनकी सभ्यता थी इसको लिया है। इसमें ये बता रहा है कि पुरातात्विक जो थे, जो चीज़ों का उत्खनन कर उन चीज़ों का बहुत ही सच्चों से अध्ययन करते थे, ये जानने के लिए क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों की सामाजिक यानी सामाजिक 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 आर्थिक भिन्नता थी, यानी वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भिन्न थे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भिन्न थे। तो इसके लिए उन्होंने कई सारी विधियों का प्रयोग किया। इन्हीं विधियों में एक विशाल सावधान का अध्ययन आप संभवतः मिस्र के बारे में बता रहा है। जिससे बता रहे हैं कि पहले के समय क्या लोगों की, पहले के समय जो समाज था, क्या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भिन्नता थे, इसको जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। और ये प्रयोग बताने के लिए आपका मिस्र का उदाहरण दिया गया। बताया जा रहा है कि मिस्र में बड़े विशाल पिरामिड होते थे। इस तरह क्या होते थे, त्रिकोणनुमा संरचना क्या होते थे, पिरामिड होते। इस तरह त्रिकोण संरचना का क्या होता, पिरामिड होते थे, जिसमें लोगों के यहाँ पर क्या दफन किया जाता था। और जब उनको दफन किया जाता था तो इन सावधान के दफन किया जाता था राज के लोगों, तो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति भी दफन की जाती थी। ठीक है, तो ये बता रहे, तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग अमीर थे कि गरीब? क्यों, देखिए जिसके पास धन है, अगर किसी जिसके पास धन है, बहुत अमीर है, अगर उसका किसी का देहांत हो गया, अगर वो दफनाएगा तो धन के साथ दफनाएगा। अगर इस तरह की कोई विचारधारा या मान्यता रही होगी, तो ये जानने के लिए क्या उस समय भी कुछ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ भिन्नता थी। तो ये जानने के लिए वो मिस्र का उदाहरण देख बताते हैं कि मिस्र में यदि कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता था तो पिरामिड में लोगों को दफनाते थे। जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनके साथ बहुत सारी कीमती वस्तुएं, सोना चांदी, उनके उपयोग की वस्तु दफनाया जाती, जो बहुत ही मूल्यवान थी। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ये ऐसा काम करते थे? जबकि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह के काम नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग का जिन जिन जगह अवशेष पाया गया, दफे लोगों को पाया गया, तो उनके साथ बहुत सी चीजें, वस्तुएं मिली, लेकिन वो वस्तु सोने की नहीं थी। अब तो जो भी वस्तु मिली वो तांबे या टीन जैसी की वस्तुएं थी। कहने का ये मतलब है कि हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे
वो कीमती वस्तुएं दफनाने पर विश्वास नहीं रखते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता जहाँ भी हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, जहाँ जहाँ हमने शवों की खुदाई वहाँ पर लोगों के साथ बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाए जाने या बहुमूल्य जो बहुत कीमती धन है दफनाए जाने का साक्ष्य नहीं मिला। यानी बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुएं दफनाने पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता था ये मिस्र के समकालीन था। समकालीन यानी उनके समय के साथ ही चलता था। अब समय की बात कर लीजिए, जैसे जैसे भारत है, अब भारत है, अब मान लीजिए अमेरिका है, दोनों एक दूसरे के समकालीन है। ऐसा है नहीं कि वो हमसे 100 साल आगे चल रहा या वो हमसे हम उनसे 100 साल पीछे है। हाँ, विकास के आधार पर हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे तो हो गए हैं, लेकिन समय तो समान है ना। मान लीजिए उनके यहाँ, मान लीजिए अमेरिका मान लीजिए कि हिंदू है, मान लीजिए अब भारत में मान लीजिए हिंदू है, तो वहाँ के हिंदू के क्रियाक्रम में एकदम विविधता देखने को मिल रही है और यहाँ की विविधता देख रहे हैं। तो इससे पता चलता ऐसा क्यों। तो ये बताया जा रहा है कि मिस्र जो था उनके समकालीन था, उनके समय ही चलता था। जैसे आज समझ लीजिए भारत और अमेरिका, उस समय मिस्र और हड़प्पा सभ्यता थे। मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। मिस्र में किसी व्यक्ति का देहांत होता था तो उनके साथ कीमती बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे, ये लोग नहीं करते थे। या तो ये आर्थिक रूप से या तो ये आर्थिक रूप से गरीब रहे होंगे, या समाज में विविधता अलग रहे होगी, या कुछ विचारधारा रहेगी, या इनका विश्वास नहीं रहेगा कुछ भी इन सब चीज़ों को, जिस कारण क्या ये जिस वजह से क्या ये इन सब चीज़ों पर क्या विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, करने का मतलब ये है। आप आगे देखिए। अब देखिए, आप आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे जहां पर बहु मात्रा में धन संपत्ति दफनाए गए थे। ये मिस्र की बात कर रहा है दोस्तों, मिस्र के हड़प्पा की नहीं। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। यानी हड़प्पा स्थलों में जो भी सावधान की जो भी आमतौर पर मृतक मिले, यानी जिनको भी दफन किया जाता था उनको गर्त बनाया जाता है। यानी कुछ संरचना ऐसे घर नुमा एक संरचना बनाया जाता है, ऐसे नहीं दफन कर देते। जैसे मान लीजिए गड्ढा खोदा, इसके किनारे किनारे इस तरह दीवार की संरचना बनाई जाती थी, गर्त, उसके बाद उसमें दफन करते थे, गर्तों में दफनाया जाता। कभी कभी सावधानों गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती थी। यानी जब गर्त जो गड्ढे होते थे भवन में एक संरचना जो जमीन के अंदर होती थी। जैसे समझ लीजिए आप एग्जाम्पल तौर पे, ये मान लीजिए गड्ढे खोदे। अब गड्ढे खोदने के बाद इसमें क्या करते थे ये लोग, कुछ घर की नुमा ऐसे आकृति की संरचना बना देते इस तरह। उसके बाद अब इसमें क्या, ये बाउंड्री होती है, उसके बाद इसमें दफन करते थे। तो ये जो गर्त होते थे बहुत जगह पे भिन्न भिन्न पाए गए। कोई कहीं पे इस तरह की से, कहीं थोड़ा सा अलग डिजाइन में पाए गए, कोई थोड़ा अलग प्रकार के पाए गए। यानी इस संरचना को जो है इसको थोड़ा सा अलग अलग भिन्न प्रकार के देखने को मिलता था। तो शायद उस समय लोगों की सामाजिक भिन्नता, धर्म, जाति कुछ अलग प्रकार की रही होती। किन धर्मों के लिए, इन जातियों के लिए, इन वर्गों के लिए इस तरह का सावधान प्रक्रिया है, दफनाने की प्रक्रिया है। या आर्थिक स्थितियों का, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस वजह से सावधान यानी सावधानों की प्रक्रिया अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी हो ये मात्र एक कल्पना है। तो देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है। हड़प्पा स्थलों में सावधानों में सावधानों में आमतौर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरों से भिन्न होती थी। कुछ स्थलों पर गर्त सतहों पर ईंटें की निचाई यानी सतहों पर ईंटों की निचाई की गई थी, यानी उनके नीचे ईंटें भी बिछाकर इस तरह बनाया गया। क्या ये विभिन्नताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन हो। क्या भिन्नताओं जो थे सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती थी, यानी समाज, जाति पाति धर्म इस ओर की ओर संकेत करती थी? जो पुरातात्विक है, जो इतिहासकार है, जो लेखक मानते, कहना कठिन होगा। कुछ प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। देखिए जब समाज के बारे में लिखना जाए कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें तो आप क्या सावधान अंतिम संस्कृतियाँ का आप इसका वर्णन कर सकते हैं। ये लॉन्ग में, वेरी लॉन्ग में पूछेगा
क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ पे ही पूछता है, परिभाषा थोड़ा पूछेगा सावधान क्या है, या ऐसा कोई थोड़ा प्रश्न पूछेगा। चीजों को आप समझे। कुछ कब्रों में मृदभांड कुछ बर्तन पाए गए हैं तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक जैसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं। यानी हर जगह बहुत कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले जो एक जैसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं, यानी मान्यता एक जैसी ही थी, किसी का मान्यता अलग नहीं था, कम नहीं था, अलग नहीं थी, जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले, यानी पुरुष और महिला दोनों के मरने के बाद उनके जो शव थे जहाँ पर उन्हें दफन किया गया था उस कब्रों के पास क्या आभूषण में, यानी पुरुष भी आभूषण पहनता था, महिला। इनकी ये विचारधारा थी कि मरने के बाद भी जीवन होता था और ये क्या ये आभूषण रखते थे लोगों को पहनने के लिए। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख, 3 छल्लों, जेमसर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की, अब देखिए क्या है, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके एवं मनकों से बना आभूषण मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने पर विश्वास नहीं करते थे। दोनों अंतर आप समझ लीजिए। मिस्र में मिस्र और हड़प्पा सभ्यता में ये अंतर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, जबकि मिस्र लोग मरने पर भारी भरकम वस्तुएं, महंगी बहुमूल्य वस्तु दफनाते थे। अब आ जाइए, अब सामाजिक संरचना विलासिता की वस्तुओं की खोज। वर्तमान आप देख सकते हैं जो हमारा समय चल रहा है इसमें लोग विलासिता की वस्तुएं के, जैसे मान लीजिए आपको 4 व्हीलर की आवश्यकता है, आपको क्या 4 व्हीलर की, मान लीजिए आपको आवश्यकता आपको 4 व्हीलर की है, 4 व्हीलर की है, ठीक है दोस्तों, 4 व्हीलर की इसकी आवश्यकता है, इसको इस चीज़ को आपको मान लीजिए 4 व्हीलर की आपको आवश्यकता है। लेकिन क्या है, अगर आपको 4 पहिया गाड़ी की अगर आपको आवश्यकता है 4 व्हीलर की, तो आप कोई भी खरीदोगे तो मुश्किल से आप 20 लाख 20 लाख 25 लाख या 10 लाख कम बजट में ही आप खरीदोगे अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी विलासिता के लिए करोड़ों रुपए का, आप देख सकते हैं 5-5 करोड़ की ऐसे गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, रॉल्स रॉयल, BMW इस तरह की। तो क्या वर्तमान उनकी उनमें बहुत आवश्यकता है, हालांकि सुविधा है बाकी गाड़ियों से बेहतर, लेकिन क्या है वो विलासिता की वस्तु में आ जाती हैं। बहुत से ऐसे कपड़े में जो करोड़ों के कपड़े होते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी भले बहुत अच्छे, लेकिन वो चीज़ें क्या विलासिता की वस्तुएं हैं, ठीक है, तो विलासिता की वस्तुएं में आती है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में इस कुछ विलासिता की वस्तु पाई गई? यदि पाई गई हो तो इसका क्या मतलब है, उस समय भी अमीर गरीब का भेदभाव रहा होगा। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। आइए पढ़ते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिसे पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोग की गई वस्तुएं सम्मिलित, जिसमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे समान पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। यानी विलासिता की वस्तुएं किसे का, ये भी एक अपवाद है। हम किसे, आपने कपड़ा पहना क्या 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 वो विलासिता की वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तुएं? तो हम ये देखेंगे कि वो वस्तुओं की गुणवत्ता कैसे, वो वस्तुओं को पाना कितना सरल है, कितना कठिन है, प्राप्ति कितना किस प्रकार का है, साथ ही साथ उनका आपका रोजमर्रा जीवन में कितना उपयोग, उस आधार पर क्या पदार्थिकों ने विलासिता और अन्य विलासिता चीजों के वस्तुओं की क्या वर्गीकरण किया है। तो इसमें ये बता रहा है पहले वर्ग में उन्होंने रोजमर्रा में उपयोग की गई वस्तुओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें चकियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झावा, झावा यानी जो बर्तन मांजने का होता है, झावा आदि
शामिल। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में स्वतंत्र पाई गई हैं। पुरातत्व उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों में अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग रंग और इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर के छोटे पात्र समतक कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। मैंने कहा ना कि वस्तुओं की गुणवत्ता के सीधे उन्हें बनाना कठिन था, इसलिए बहुत महंगे होते थे। साथ ही साथ इनका रोज के जीवन में इनका उपयोग नहीं था। उस समय धातु के महंगी धातुओं के वस्तु प्रयोग करने वाला व्यक्ति विलासिता की वस्तु अपने समय में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, अब समझ लीजिए। अब देखिए आगे, आर्थिक विनाशकारी की समस्या थी। स्थितियां तब जटिल हो जाती थी जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तु जैसे तकलिया जो फायंस जैसे दुर्बल पदार्थ से बनी मिलती थी। क्या हम इसका विक्रय उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? कहते थे यहाँ पर जब हम विलासिता वस्तु है कि नहीं ये जानने के लिए जब वर्गीकरण करते थे, तो तकलिया जैसे जो फायंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी जो वस्तुएं मिलते थे, हमें वर्गीकरण करना बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि ये जो विलासिता वस्तुएं या रोज उपयोग, क्योंकि तकलिया जो चीज़ें होते थे ये क्या होते थे, इनका हम प्रतिदिन इनका प्रतिदिन के रूप में हम इसका उपयोग करते थे। तकलिया तकिया पिलो, इसका हम प्रतिदिन के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन इसका बनाना उस समय बहुत कठिन था। तो विलासिता की वस्तुओं में इसका क्या करें, उपयोग करें कि रोजमर्रा की वस्तुओं में इसे आम समझे, यह बड़ा इनके लिए कठिन था। आगे दे, यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बना दुर्लभ वस्तु समानतम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं की केंद्रित है। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं का वितरण अध्ययन करें तो हमें पाते हैं कि महंगे पदार्थ के और जितने भी दुर्बल जिन्हें पाना कठिन है, सामान्यतः ये वस्तु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों केंद्रों और छोटी बस्तियों केंद्रों में ये विरले ही मिलती थी। जितने भी बड़े केंद्र वहाँ पर विलासिता की ही वस्तुएं मिलती थी। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीमंगा जैसी छोटी बस्तियां से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ था, संभवतः आज की तरह ही कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले आभूषण स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। यानी उस समय भी सोना का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, आज जितना ही उस समय भी सोना का बहुत कीमती था, क्योंकि उस समय सोना क्यों भारत में भी मिलता, कि कर्नाटक में भी मिलता था, और उस समय शायद ही वो विदेशों से सोना का आयात करते थे। आगे चलेंगे कि भारत में सोना का बहुत ज़्यादा आयात होता था। ये देखिए कुछ संचय शब्द लोगों द्वारा प्रयोग किए कुछ शब्द का इनका जान लीजिए। ये शब्द क्या है, इसका अर्थ पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। 2 नंबर में बॉक्स में पूछेगा, ज़्यादा लंबा नहीं पूछेगा। बस बॉक्स में जो भी प्रश्न है उसका 1 या 2 नंबर में ही प्रश्न पूछता है भाई। ठीक है, देखें लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कृमियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाव कर रखी गई थी। धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इसे पुनः प्राप्त नहीं किया, यदि किसी कारणवश मूल मालिकों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, तब यह अपने स्थान पर रहते जब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज नहीं निकालता। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए बहुत पैसा है, आपने उस पैसे को एक मटके में
आपने उस पैसे को क्या किया? आपने एक मटके में ये अपने पैसे को क्या आपने डाल दिया? आपने डाल दिया इसको, आपने इसको पैसे में आपने इसको दफन कर दिया। ठीक है, आपने इसको दफन कर दिया। अब मान लिया आप भूल गए, आपका देहांत हो गया, या आपने नहीं निकाला, या आपको जो दफन इसे कोई किसी को मालूम नहीं है, तो तब तक दफन रहेगा जब तक कोई पुरातात्विक आपकी उस सभ्यता का क्या उत्खनन ना करे। अब पुरातात्विक जब इन सभ्यता का उत्खनन करते तब यहाँ पर क्या इन चीजों को मिलता था। देखिए फिर चर्चा कीजिए। देखिए देखिए इसी तरह के प्रश्न ही बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट पर होंगे, समझ पर होंगे। रटना नहीं है, केवल चीजों को समझना है। समझ लिया तो आप प्रश्न को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, यदि कोई चीज ना समझ में खत्म कमेंट बॉक्स में पूछें। हमें प्रश्नों का जो पैटर्न है, प्रश्न किस तरह का पूछे जा रहे हैं, हमको उसके अनुसार पे पढ़ाई करना है, ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञान के लिए या बहुत ज़्यादा रटने के लिए। क्योंकि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं ये आपका मार्कशीट बताएगा, और मार्कशीट में अच्छा नंबर आने के लिए आपको प्रश्नों के अनुसार, प्रश्नों की मांग के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या प्रश्न दिया। आधुनिक देखिए आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करती है। यानी आधुनिक वर्तमान में आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी समुदाय से, जिस भी संस्कृति से, आपके यहाँ जो भी अंतिम संस्कार की विधियाँ उस पर चर्चा करें। किस तरह की सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करती है, बहुत करते होगे। अगर आप हिंदू हैं तो आप जो स्वर्ण समाज, स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, उनके अंतिम संस्कार देख लो। और निम्न जो वर्ण के लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनके बारे में आप देख लें। अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाती है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र चांदरों की चिन्हित कीजिए। यहाँ मोहनजोदड़ो से 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत बड़े छोटे से 7 हेक्टेयर की बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित था। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। एमसीक्यू विथ एमसीक्यू पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है इस चीज को। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ सकता है एमसीक्यू में। यहाँ पे एक प्रश्न आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मुहर निर्माण का काम, यानी मुहर समझते हैं ना, मोहर, स्टैंप, मोहरे, मुहर निर्माण का काम हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो उसका जवाब है आपका क्या, चाहुंदड़ो। ये नाम है, ये याद रखिएगा। चाहुंदड़ो से ही क्या हुआ, चाहुंदड़ो से ही ये चाहुंदड़ो से ही क्या, चांद्र एक छोटी सी बस्ती थी जो मात्र केवल 60 हेक्टेयर में ही फैली हुई थी। देखिए ये देख सकते हैं। तो क्या शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी चांदरों से मिलती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से मोहरे बनाने के निर्माण का हमें पता चलता है, शिल्प निर्माण का कार्य का पता चलता है, तो चांदड़ो। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू में। इस तरह से एमसीक्यू भी ये पूछ सकता है। एमसीक्यू उसमें ध्यान दीजिएगा। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों में पेन का कलर से निकल लो। विविधता उल्लेखनीय, यानी मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलिया सुंदर लाल रंग का जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सल्फड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु तथा शंख, फायन और पक्कीट सभी प्रकार का प्रयोग मनके बनाने में प्रयोग होता था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थर का आपस में जोड़कर बनाए जाते थे।
इन धातुओं का जिक्र, इन धातुओं का प्रयोग करके क्या ये लोग बताते, इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता को लोग धातु विज्ञान का ज्ञान था, यानी मेटल साइंस का ज्ञान था, यह आप बताया जा रहा है। और कुछ सोने से टोप वाले पत्थर से होते थे। इसके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित कुछ होते थे। यहाँ फोटो देखिए इस तरह के, इस तरह आभूषण होते थे। मुझे तो ये कोई बेसबल्ला जैसा लग रहा है, खेलने वाला कोई, लेकिन जो भी हो, लेकिन इस तरह की संरचना होते थे। ठीक है, उनके देखो इस तरह से बर्तन होते, देख सकते हैं बर्तन होते इस तरह के। देखिए हड़प्पा सभ्यता को लोग देखिए इस तरह के। खुदकुनी या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकरे गए हैं। मनके बनाने की तकनीकों से प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मूल्यवान पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। देखिए क्या बता रहा है, देखिए हमें बता रहा है मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो बहुत मूल्यवान पत्थर है, यानी सेलखड़ी, ये याद रखिए। जो मोहरे होते थे, मोहरे जो होते थे, आपके मोहरे जो होते थे वो सेलखड़ी से बनते थे। ठीक है, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते हैं मोहरे आपके। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूड़ के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किया जाता था। इससे ठोस पत्थर बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। मनके सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके बनाए जाते थे, जो प्रश्न प्राचीन तकनीकी का अध्ययन करने वाले पुरातत्व के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह ज्यामितीय संरचना, उस समय उनके पास इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी नहीं था। अज्ञान था तो आया कहाँ से? ये इस तरह की संरचना बना रहे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फंसेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आखिर इनके पास इतनी संरचना ज्ञान आया कहाँ से? पुरातत्व को। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पुरातत्व द्वारा किए गए प्रयोग में यह दर्शाता है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इन्हें छेद करने के साथ साथ यह प्रक्रिया पूरी होती गई। चांदोड़, लोथल, देख सकते इन क्षेत्रों पर क्या वो काम होता था। आप इसको टिक मार, इस तरह का चांदोड़, लोथल और हाल ही में धौलावीरा के छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित कर पाएंगे तो ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी बौद्ध वस्तुएं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारी और वस्तुएं सम्मिलित के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। यानी आप ये बता रहा है आपका, देख सकते हैं ये जो चांदोड़ लोथल है उसके साथ साथ नागेश्वर जो बालाकोट है, मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर दूं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। इसके लिए निर्माण के लिए बहुत उपयोग थे। ये समुद्र तट के समीप स्थित है क्या, ये देश थे। समुद्र तट के समीप स्थित क्या ये देश थे। ठीक है, क्षेत्र देश में मतलब एक क्षेत्र थे मोहनजोदड़ो का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या दे रहा है। वस्त्र सम्मिलित के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे जहाँ से माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चंद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। ठीक है, ये बंदरगाह होते थे। कौन कौन से? नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट। अब देखिए, अब यहाँ आप देखिए उत्पादन केंद्रों की पहचान।
अब उत्पादन कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता था, इनको आप टिक कर लीजिए, हाईलाइट कीजिए। इनको आप पूछेगा जैसे कि मोहरे कहाँ पर बनाए जाते थे, चांदरों में बनाए जाते थे। मोहरे किससे होते बनते थे, सेलकड़ी पत्थर से बनते थे। ये शंख कहाँ बनाए जाते थे। इस तरह के प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन की पहचान करनी, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यह एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट में ये काम नहीं आएगा। बस एमसीक्यू के लिए आप फैक्ट को, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्राय प्रस्तर पिंड, पूरे संघ तथा तांबा, आयस्कर का जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा कटकर। उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है या फैक्ट्री है, यहाँ कोई भी काम होता है। मान लिया अगर यहाँ पर बॉल भी बनाया जाता हो तो बॉल के लिए कच्चा माल मिलेगा, उसकी रंगाई के लिए कलर मिलेगा, बॉल के कुछ कचरे निकाले जाएंगे जो कूड़ा कड़ के रूप में उधर ही फेंका जाएगा। ऐसा तो नहीं। मान लीजिए ये मुंबई है, मुंबई में बॉल बन रहा है, आपको फैक्ट्री है, तो ऐसा नहीं कूड़ा कड़का ले जाकर ये अहमदाबाद में फेंका जाए, उधर ही फेंका जाए, मुंबई को उसी शहर में फेंका जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पर क्या करते थे, उत्पादन स्थलों को जाने प्रस्तुत पिंड, पूरे संघ तथा तांबा, अयस्क, माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं तथा त्याग दिए जाने वाले माल के कूड़ा कट, इसका क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और जहाँ पे ये मिल जाता था कि जो कच्चा माल हुआ, कूड़ा करकट हो गया, कुछ धातु हो गए, कुछ अयस्क, ये मिल जाते थे, मानते थे यहाँ पर उत्पादन कार्य होता था। अब चर्चा कीजिए कॉन्सेप्चुअल, इस तरह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय में दिखाए गए पत्थर की वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आप सूची बना सकते हैं। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या इन्हें उपयोगी अथवा विलास की वस्तु माना जाए, क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जाती थी। आप उसका बना दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेत में एक है। कूड़ा करकट जो है शिल्प उत्पादन होता था सबसे अच्छे संग। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है तो इसके पदार्थों को टुकड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर ही फेंक दिया जाता था। इस तरह उत्पादन स्थलों या क्षेत्रों की याद करते कि पहले यहाँ पे किसी चीज का निर्माण किया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाया था, यानी कभी कभी किसी बकार छोटे टुकड़ों का जो होता था वो वस्तु बना, लेकिन जो वस्तु बहुत छोटे हो जाते, इतने छोटे छोटे हो जाते, इतने छोटे, इनका क्या करेंगे, तुमको इधर ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो ये कहाँ पर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो हमारा जो ये पांचवा वाला जो था, ये पांचवा, ये भी सॉरी आठ, ये तो आपका बन गया। ये जो आपका पांचवा था समाप्त हो गया, यानी खंड पांच होता। टॉपिक जो हमारा तीसरा था ये भी हमारा समाप्त हो गया है। लगभग हमने इस चैप्टर को आधा हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने शिल्प उत्पादन के जानकारी के बारे में हमने क्या पढ़ लिया। और भी हमने कुछ इस चीज़ों को पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा है शायद। हमने विलासिता की वस्तुओं में इस चीज को भी पढ़ा है। सामाजिक क्षेत्र में भिन्नताओं का अवलोकन, यानी इस टॉपिक में हमने सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन भी पढ़ लिया और उत्पादन की वस्तुओं को पढ़ लिया। तो इस हिसाब से अब इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है, हमारा जो पार्ट 3 है ये समाप्त हो गया। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन जो है सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंतिम बात, यदि इस चैनल से आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिला है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।